हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू लर्न्स ब्राइट विश्वास सीरीज़, जिसके अंदर आज हम लोग आपका इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। अब तक हमने जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर नहीं करा है, वो हमको करना बाकी है ना। बाकी के हमने चैप्टर्स कर लिए हैं, हमने ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स ख़त्म कर दिया है। हमने सिविक्स के पावर शेयरिंग एंड उसके साथ उसका एक और चैप्टर कर लिया है फेडरलिज्म। तो हमने यहाँ पे सिविक्स के 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। आप बिल्कुल चैनल पे आकर देख सकते हो, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर, मतलब जो बहुत छोटा चैप्टर है, इसको मैक्सिमम 40 से 50 मिनट लेगा ये चैप्टर, है ना। इतना ज़्यादा आसान चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है आप लोगों का। और आखिरी चैप्टर, मैं तो कहता हूँ आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एंड चैप्टर है, जिसका नाम है कंज्यूमर राइट। आज हम लोग इसको 1 शॉट के अंदर निपटाने वाले हैं। हम NCERT की पूरी लाइन्स को पढ़ेंगे, लाइन्स पढ़ेंगे, हर एक वर्ड्स को समझेंगे एंड हर एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम लोग अपना पूरा कंज्यूमर राइट्स का चैप्टर खत्म कर देंगे। ये चैप्टर इतना छोटा है कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में निपटा सकता था, अगर यहाँ पे मैं PPT लेके आता तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग को अभी NCERT की हर एक लाइन को पढ़ना है, उसे हर लाइन को समझना है, तो उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। तो ये रहा कंज्यूमर राइट। बेसिकली चैप्टर कहता क्या है, देखो ये चैप्टर ना कंज्यूमर्स के ऊपर है। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? आप, मैं, हम लोग कौन है? कंज्यूमर्स हैं। जो भी प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं या गुड्स बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं, तब तुम लोग मार्केट जाते हो, मार्केट में जाकर के उस सामान को, गुड्स को खरीदते हो, बदले में पैसे देते हो और वापस आ जाते हो। तो तुम कौन हुए? तुम हुए कंज्यूमर्स। तुम उस गुड्स को, तुम उस प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूसर ने बनाया है उसे कंज्यूम कर रहे हो, इसलिए तुम कंज्यूमर्स हो। बेसिकली कस्टमर्स कंज्यूमर्स हो, राइट। अब इसमें भी काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे आ जाती है कि कंज्यूमर जो है बेसिकली उस प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट को खरीद रहा है एक कंज्यूमर, उस कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को रीसेल नहीं करना चाहिए। रीसेल का मतलब है कि अगर मैंने आपसे कोई सामान खरीदा और मैंने उसी सामान को किसी और इंसान को, है ना, किसी और को बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे दो बच्चे A एंड B। मैंने A के पास से सामान खरीदा, है ना, और उसी सामान को मैंने खरीद लिया 150 रुपीज़ में, ठीक है। जैसे A और B है, मैंने A के पास से सामान खरीद लिया ₹150 में, ठीक है, और मैंने उसी सामान को यहाँ पे B को बेच दिया ₹200 में, तो तुम कंज्यूमर नहीं कहलाओगे, है ना। ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं और बाकी और भी चीज़ें हैं, तो हम लोग उसको चैप्टर पढ़ते पढ़ते साथ ही में समझ जाएंगे। बेसिकली ये चीज़ है कंज्यूमर के बारे में बताया गया इस चैप्टर के अंदर, एंड कंज्यूमर्स के राइट्स। इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं। गलत चीज़ें इन द सेंस कि गलत प्रोडक्ट देना, या फिर किसी कंज्यूमर को सेम कमोडिटी ऑफ गुड्स 20 रुपये में देना, तो किसी और को 40 रुपये में बेच देना। तो ये सब क्या है? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना। कोई दुकान वाला आपको 40 रुपये में कोई सामान दे रहा है, मुझे वही सामान जो है वो 20 रुपये में दे रहा है, तो इसमें क्या है? कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, है ना। आप अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग सामान, गुड्स जो है अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। तो इसके लिए जो है कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है, राइट। तो ये गलत जो चीज़ें होती हैं कंज्यूमर के साथ, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कंज्यूमर राइट्स बनाए गए हैं, और वही कंज्यूमर राइट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिंपल पढ़ते हैं जल्दी से। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस का मतलब है मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, उसे हम लोग मार्केट कहते हैं, ठीक है। वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। एज प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी could be working in any of the sector discussed earlier, such as agriculture, industries and services. Consumers participate in the markets when they purchase goods and services. Consumers मार्केट में इन्वॉल्व कब होते हैं? जब वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, है ना। अब अगर तुम जा रहे हो मार्केट में, कोई भी मार्केट एरिया, तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, शॉप्स लगी हुई हैं, वहाँ तुम जा रहे हो, तुम वहाँ गए, एक राउंड मारा, दूसरा राउंड मारा, तीसरा राउंड मारा और वापस घर आ गए, तो क्या तुम कंज्यूमर हुए? नहीं। बट एल्स अगर तुम वही मार्केट में जा रहे हो, है ना, और जहाँ वहाँ जा करके एक प्रोडक्ट, एक गुड्स खरीद रहे हो और फिर कुछ सामान खरीद के तुम घर पे आ रहे हो, तो तुम हो गए कंज्यूमर, ठीक है। जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है तब तुम लोग कंज्यूमर बनते हो, राइट। दिस आर द फाइनल गुड्स दैट पीपल आर कंज्यूमर्स, दैट पीपल एज कंज्यूमर्स यूज। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स वी डिस्कस द रूल्स फॉर रेगुलेशंस और स्टेप्स दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ के आए हैं। हम पहले चैप्टर, इसके पहला जो है ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर, उस चैप्टर से भी इसमें काफ़ी कंसेप्ट्स लिंक्ड है, ठीक है। दिस कुड बी प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑल द प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाई मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में यहाँ पे फिर से बात करी गई है। जो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर हम लोग पढ़ के आए थे, है ना, उस चैप्टर के बारे में यहाँ पे फिर से बात करी गई है, उस कंसेप्ट के बारे में जो कि हमने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पढ़ा था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर का।
रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट्स। अब काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि देखो हमने अभी जो है कुछ ही 1 या 2 हफ्ते पहले ही एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मनी एंड क्रेडिट। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, वो डिटेल लेक्चर अपलोडेड है 2 घंटे का। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में हमने पढ़ा था कि बैंक्स जो है लोन देती है ना, और एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट उनका फिक्स्ड होता है ना, कि 4% पे देना है लोन तो 4% इंटरेस्ट रेट पे ही लोन देना है, जो कि आरबीआई बताती है बैंक को। तो बैंक उतने ही इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाओ तो इनफॉर्मल सेक्टर जो होते हैं वो मनी लेंडर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिसके पास से आप कुछ वक्त के लिए अपना पैसा जो है, उनका पैसा जो है बोरो करके लेते हो, एज ए लोन लेते हो कि हम आपको बाद में पैसे लौटा देंगे आपके विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसमें जो इंटरेस्ट होता है ना, वो मनी लेंडर्स अपने हिसाब से लगाते हैं। अब उनका फिक्स नहीं होता, किसी को 4% दे देंगे, किसी को 10% दे देंगे, किसी को 15% इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे गलत हो रहा है, किसके साथ? आपके साथ गलत हो रहा है ना। अगर आप फॉर्मल सेक्टर से जाके लोन ले रहे हो तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हो तो आपके पास जो नॉर्मल मार्केट का रेट चल रहा है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे कई ज़्यादा हाई रेट में मिल रहा है, तो ये आपके साथ गलत हो रहा है, राइट। तो उसी को यहाँ पे बताया गया कि क्यों कंज्यूमर राइट्स ज़रूरी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर्स इन द, देखो जो मैं तुमको बताया ना वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, दैट यू रीड अबाउट चैप्टर नंबर 3, adopt various tricks to blind the borrowers. They could make the producers sell the produce to them at a low rate in the returns for the timely loan. They could force a small farmers like Swapna to sell her lands to pay back the loan. ठीक है, यहाँ पे गलत होता है कंज्यूमर्स का बेसिकली, है ना। स्वप्ना ने लोन लिया था, जब हमने स्वप्ना वाला केस पढ़ा था, है ना, तो स्वप्ना ने लोन लिया था उसकी खेती को, उसके फार्म को जो है मतलब एग्जैगरेट बढ़ाने के लिए, जो उसने लोन लिया था मनी लेंडर्स के पास से, इनफॉर्मल सेक्टर से, स्वप्ना ने, लेकिन उसको रीपे नहीं कर पाई वो लोन को, है ना। और दर साल है ना, नेक्स्ट ईयर उसका जो है वहाँ पे लोन जो है बढ़ता गया, मतलब जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ता गया, ना कि कम होता गया, और वो डेप्थ ट्रैप में फंस गई। और अब डेप्थ ट्रैप से बाहर निकलने के लिए जो मनी लेंडर्स था वो फोर्स करते थे किसको? स्वप्ना को, कि वो अपने जो है गुड्स को, सॉरी जो उनका लैंड है उसको सेल कर दे। ठीक है, तो इसमें लॉस किसका हो रहा है? कंज्यूमर का लॉस हो रहा है, एट द एंड कंज्यूमर का लॉस हो रहा है, राइट। वही बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में उतनी ही चीज़ें बताई गई हैं और पढ़ने से कुछ नहीं इसके अंदर। लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। तो अभी इस तरीके का जो है कंज्यूमर के साथ ना इंसाफ़ी हो तो कंज्यूमर्स के लिए कुछ तो राइट्स होने चाहिए जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्टेड फील करें एंड कंज्यूमर के साथ कुछ गलत चीज़ें ना हो, और अगर होती है तो उसके रिलेटेड जो है कंज्यूमर अपने तरफ से केस फाइल कर सके, राइट, एक्शंस ले सकें। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ्टेनली फाइंड देमसेल्फ इन अ वीक पोजीशंस। अगर आप अकेले हो, है ना, अगर आप एक ही कंज्यूमर हो और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, गलत डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है, उसके बदले में आपको रिटर्न कुछ दिया ही नहीं जा रहा है ना, आपका वो प्रोडक्ट रिटर्न लिया नहीं जा रहा है ना, आपको पैसे रिफंड किए जा रहे हैं, तो ये आपके साथ गलत हो रहा है। अब आप ऐसे सिचुएशन में करोगे क्या? ठीक है, व्हेनेवर देयर इज एन कंप्लेंट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैड बीन ब्रॉट, द सेलर ट्राइज टू शिफ्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बायर। मतलब अगर कोई केस होता है तो उसमें जो है जो सेलर होता है वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, वो बताता है कि बायर की गलती थी, बायर ने गलती की है। Their position usually is, if you didn't like what you bought, please go elsewhere. ठीक है, तो क्या कहते हैं दुकान वाले? अगर आपको नहीं पसंद तो कहीं और से ले लो, है ना, अगर आपको नहीं पसंद तो कहीं और से ले लो, यहाँ मत आओ, जाओ, राइट। As if the sellers has no responsibility once the sale is completed. एक बार उन्होंने गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है, गुड्स सेल कर दिए, है ना, अब कंज्यूमर्स को भी पता नहीं होता, राइट, गुड्स को कंज्यूमर्स को पता नहीं होता। देखो अब सेम प्रोडक्ट है, अगर आप कोई सेम प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, है ना, और वो सेम प्रोडक्ट उसी दुकान में दो अलग अलग कंपनी के, एक कंपनी का प्रोडक्ट है 150 रुपये का, 150 का, और दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट कितने का है? 60 रुपीज़ का। तो आप क्या करोगे? 60 रुपीज़ का जो है, जो 60 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, जो 60 रुपीज़ वाली कंपनी है, हाँ, सेम प्रोडक्ट आप ले रहे हो, सपोज आप चॉकलेट ले रहे हो, चॉकलेट खरीद रहे हो, है ना, सेम कंपनी के चॉकलेट्स हैं, लेकिन एक चॉकलेट 150 रुपीज़ का है और एक 60 रुपीज़ का है, तो आपको क्या लगेगा? 60 रुपीज़ वाला ज़्यादा बेटर है। जो दूसरी कंपनी का है 60 रुपीज़ वाला, वो ज़्यादा बेटर है 150 रुपीज़ के बदले में, तो 60 रुपीज़ वाला ले लेते हैं बिकॉज वो सस्ता भी है, तो आप वही प्रोडक्ट लेके आ जाओगे, ठीक है। और एक बार सेलर ने उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया, उसके बाद सेलर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह से निकला है ना। अगर आपने पैकेट खोला और अगर आपको पैकेट के अंदर, है ना, वो प्रोडक्ट मिला ही नहीं,
चलो प्रोडक्ट मिल भी गया, ठीक है, प्रोडक्ट मिल भी गया, लेकिन आपको प्रोडक्ट ख़राब मिला, एक्सपायर्ड मिला, हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में जो है सेलर उस प्रोडक्ट को रिटर्न लेता ही नहीं है ना। दुकान वाले बोल देते हैं कि नहीं लेना रिटर्न, ये हमने बेचा ही नहीं, या फिर आपकी गलती थी, आपने देख के क्यों नहीं लिया, है ना, और अगर आपको नहीं पसंद तो कहीं और जाओ, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे जो यहाँ पे फॉल्ट है वो बायर के ऊपर आ जाता है, ना कि सेलर के ऊपर। जो सेलर है वो बायर के ऊपर डाल देता है। तो यही बताया गया इसमें। वंस द सेल इज कम्प्लीटेड द कंज्यूमर मूवमेंट्स एज वी शॉल डिस्कस लेटर इन द एफर्ट्स टू चेंज दिस सिचुएशन। अब ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर की हेल्प कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? तो कंज्यूमर की जो मदद करते हैं वो कंज्यूमर राइट्स करते हैं। जो कंज्यूमर के राइट्स बनाए वो कंज्यूमर्स की हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे सिचुएशन के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स traders indulge in unfair trades practices such as when shopkeepers wait less than what they should, and or when the traders add charges that were not mentioned before, or when adulterated defective goods are sold। इसमें 3 एग्जांपल्स लिए गए। सबसे पहले ट्रेडर का एग्जांपल लिया गया और एक शॉपकीपर का एग्जांपल लिया गया। अब सपोज आप पोटैटोज लेने गए हो, ठीक है, अरे चलो पोटैटोज लेने गए हो, है ना, तुमको मम्मी ने बोला है कि 1 किलो 1 kg पोटैटो लेना। अब 1 kg कितने होते हैं? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं, है ना। अब आपकी नज़र नहीं गई, है ना, दुकान वाले ने पोटैटोज़ ले आया, है ना, उसने वेट मशीन पे डाला। अब उसने वेट मशीन पे डाला और वेट मशीन पे वेट शो हो रहा है 800 ग्राम्स, लेकिन आपको तो लेना था 1000 ग्राम। अब आपकी नज़र गई नहीं, उससे फटाफट क्या करा, फटाफट वेट डाला, देखा 800 ग्राम है, निकाला, थैली में भर दिया, लो आपके 1 किलो, और आप उसको लेके आ गए। अब वो गलत जो है गलत वेट हो गया, तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर के साथ गलत हुआ। अब जब आप बाद में रिटर्न करने जाओगे तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है ना, हमने 1 kg ही डाला था, आपने गलत वेट देख लिया होगा, आपका गलत हो गया होगा। अपने ऊपर नहीं लेंगे, आपके ऊपर डाल देंगे, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया ट्रेडर का। अब ट्रेडर्स जो होते हैं, है ना, जो ट्रेड्स करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, जब भी उन लोग को टैक्सेस लगाने होते हैं, है ना, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, है ना, प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो उस पर लोग टैक्सेस लगाते हैं, ऑब्वियसली जीएसटी लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं। अब कुछ अनफेयर जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं इन द नेम ऑफ सर्विस टैक्स, या फिर कोई अदर टैक्सेस है ना, या फिर एक्साइज टैक्सेस है। तो इन टैक्सेस के बारे में आपको नहीं पढ़ना, बट कुछ अलग सर्विसेज के जो है चार्जेस लगाते हैं, कन्वीनियंस फीस लगा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में जो है, जो कि होती नहीं है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होती नहीं है, लेकिन वो लगा देते हैं अपनी तरफ से, ताकि वो कमीशन खा सके, ताकि वो उनका प्रॉफिट निकल सके, राइट। तो इस रीज़न से ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, सेकंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है अडल्ट्रेटेड एंड डिफेक्टिव गुड्स आर सोल्ड। डिफेक्टिव गुड्स का मतलब होता है जो एक्सपायर्ड गुड्स होते हैं। अब कुछ दुकान होते हैं, कुछ टपरियाँ होती हैं, जहाँ पे जो है चिप्स के पैकेट जो होते हैं ना, वो एक्सपायर्ड होते हैं, है ना, उनकी डेट कुछ और होती है ना, और वो उस डेट के बाद भी उस दुकान में अवेलेबल है बिकने के लिए, है ना, और वो बिक भी जाते हैं, लोग खरीद भी लेते हैं, और बाद में देखते हैं कि एक्सपायर्ड है। जब रिटर्न करने जाते हैं तो दुकान वाले बोलते हैं नहीं लेंगे, खरीद लिया माल है, अब नहीं लेंगे वापस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है। मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल, वेयर एज कंज्यूमर्स परचेज इन स्मॉल अमाउंट्स एंड आर scattered. This happens especially when large companies are producing these goods. These companies with a huge wealth, power and reach can manipulate the market in various ways. ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे बोला गया है कि मार्केट जो है कंज्यूमर के लिए सही नहीं काम करता, है ना, कंज्यूमर के राइट्स में काम नहीं करता, कंज्यूमर के लिए काम नहीं करता, है ना, कंज्यूमर से अनफेयर होता है, कंज्यूमर से गलत होता है, और कोई नोटिस ही नहीं करता। क्यों नहीं नोटिस करता? बिकॉज यहाँ पे जो है ना, मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन कंज्यूमर्स बहुत लिमिटेड है। जबकि प्रोड्यूसर्स को ये जानना चाहिए कि कंज्यूमर्स ही मार्केट का किंग है। अगर आप ही दुकान में जाके सामान नहीं खरीदोगे, आप ही मार्केट नहीं जाओगे, आप मार्केट जाके के शॉप से सामान नहीं खरीदोगे, तो क्या उनका सामान बिकने वाला है? क्या उनके गुड्स बिकने वाले हैं? नहीं बिकने वाले ना, तो आप ही तो किंग हो, है ना। मार्केट के असली राजा तो कंज्यूमर ही होता है ना, हम ही होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लार्ज कंपनीज आ जाती है, बिग कंपनीज आ जाती है, जिनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावर होती है, और बहुत ज़्यादा जो है रीच होती है। मतलब रीच होती है इन द सेंस कि वो जो है मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, कि बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, उस तरह से होता है, राइट। तो ऐसा बोल के आपको मैनिपुलेट करते हैं, और इस रीज़न से कंज्यूमर फंस जाता है। ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर फंस जाता है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हर एक जगह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है, मतलब आपको मैनिपुलेट किया जाता है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे माइंड में अभी आ रहा है, मैनिपुलेट तो नहीं किया जाता, लेकिन कंज्यूमर्स मैनिपुलेट हो जाते हैं, राइट।
कंपनी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करती, कंपनी मैनिपुलेट करने की कोशिश बिल्कुल करती है, लेकिन वो इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि वो भी बच जाए, कंपनी भी बच जाए और कंज्यूमर मैनिपुलेट भी हो जाए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइसक्रीम, है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आइसक्रीम। आप क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम उठा लो, ठीक है, आप अमूल की ले लो, ठीक है, अमूल की आइसक्रीम ले लो। अब एक नॉर्मल कंज्यूमर क्या होता है, जब वो शॉप पे जाएगा, है ना, वो आइसक्रीम देखेगा, आइसक्रीम उठाएगा, लेके आएगा घर पे, वो खाएगा, राइट। लेकिन अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो, जो कि आजकल बहुत करते हैं लोग, तो आपको दिखेगा कि अमूल की जो आइसक्रीम्स होते हैं ना, उसमें मिल्क होता है, उसमें मिल्क होता है और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है आइसक्रीम, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है आइसक्रीम। लेकिन जब भी आप किसी और अदर ब्रांड के पास जाओ, जैसे क्वालिटी वॉल्स, अच्छा चलो क्वालिटी वॉल्स हाँ ले लेते हैं, चलो आ जाओ। या फिर किसी भी आइसक्रीम कंपनी के पास जाओ, और अगर आप जाकर उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे ना, तो उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे टॉप पे क्या दिखता है, पाम ऑयल, पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जो कि ख़राब होता है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। ये जो है बहुत ख़राब इंग्रेडिएंट्स है। और वो जो होती है, जिसको हम लोग आइसक्रीम समझते हैं, जो क्वालिटी वॉल्स के हम लोग आइसक्रीम समझते हैं, वो एक्चुअल में आइसक्रीम होती ही नहीं है, वो होती है फ्रोज़न डेजर्ट। और वहाँ पे जो है आप जब प्रोडक्ट घुमा के देखोगे, है ना, क्वालिटी वर्स के आप आइसक्रीम ले लेना, जिसको आप आइसक्रीम समझते हो, है ना, और उसके चारों तरफ देखना, पूरा घुमा के देखना, आपको कहीं भी आइसक्रीम लिखा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन लोग उसको खरीदते क्या है, सोच के कि ये आइसक्रीम है, लेकिन एक्चुअली में वो फ्रोज़न डेजर्ट होता है ना। डेजर्ट होती है जिसको ठंडा किया जाता है, तो फ्रोज़न डेजर्ट हो गई, है ना। तो वो हो गई फ्रोज़न डेजर्ट। फ्रोज़न डेजर्ट एंड आइसक्रीम में बहुत फ़र्क है। अमूल जो है आइसक्रीम बेचता है जो कि दूध से बनती है ना। क्वालिटी वॉल्स बेचता है क्या, फ्रोज़न डेजर्ट। लेकिन उन्होंने कहीं ये भी नहीं कहा कि वो आइसक्रीम बेच रहे हैं, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो आइसक्रीम बेच रहे हैं, जबकि उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि वो फ्रोज़न डेजर्ट बेच रहे हैं, है ना। उन्होंने ना ये कहा कि वो आइसक्रीम बेच रहे हैं, ना फ्रोज़न डेजर्ट बेच रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं कहा। लेकिन कंज्यूमर ने क्या मान लिया, कंज्यूमर ने मान लिया कि ये आइसक्रीम है और इसको खा लेते हैं। तो ये क्या होगी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे वो लोग, राइट। वो लोग इन्फॉर्मेशन फॉल्स नहीं दे रहे, लेकिन वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो लोग कंज्यूमर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, समझ गए। अब हम लोग देखो, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ लेना आराम से, सभी चीज़ें तो समझा नहीं सकते यहाँ पे, बिकॉज कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो तो समझा रहा हूँ। कंज्यूमर मूवमेंट, अब हमने पढ़ लिया कंज्यूमर मार्केट प्लेस में क्या क्या काम करता है, मतलब कंज्यूमर के साथ क्या क्या होता है मार्केट प्लेस में, अनफेयर प्रैक्टिसेस, राइट। द कंज्यूमर मूवमेंट्स arises आउट इन द ऑफ द dissatisfaction ऑफ द कंज्यूमर्स as many unfair practices were being indulged by the seller, ठीक है। there was no legal systems available to consumers to protect them from exploitation in the marketplace। अब कंज्यूमर के साथ लगातार गलत हो रहा है, लगातार अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं। अब उनके लिए कोई लीगल एक्शन लेने वाला है ही नहीं, है ना, कोई लीगल रूल्स नहीं है, कोई लीगल लॉ नहीं है ना, जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्टेड फील करे, उनके साथ अनफेयर ना हो, है ना। और अगर हो फिर भी उसका जो है वो लोग जो है उसके विरोध कर सके, विरोध को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके, राइट। फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन कंज्यूमर्स वाज नॉट हैप्पी विद अ पर्टिकुलर ब्रांड, प्रोडक्ट और शॉप, he or she generally avoids buying that brand product or would stop purchasing from that shop, and it presumes that it wasn't responsible to the consumers to be careful while buying an commodity or services। अब देखो, जो मैंने तुम्हारे आइसक्रीम का एग्जांपल दिया, अब इसमें तो कंज्यूमर की गलती है नहीं, ना कंपनी की गलती है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर मैनिपुलेट हो रहा है, क्योंकि उनकी स्मार्ट टेक्निक है वो, है ना, उनकी स्मार्ट एडवर्टाइजिंग टेक्निक है, उसकी वजह से मैनिपुलेट हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है, एट द एंड हो तो गलत कंज्यूमर के साथ रहा है ना। तब कंज्यूमर क्या करता है, उस स्पेसिफिक ब्रांड का प्रोडक्ट जो है ना खरीदना ही बंद कर देता है, या तो उस दुकान से जहाँ से सामान खरीद रहा था वहाँ से दुकान से सामान खरीदना ही बंद कर देता है, राइट। और इस सब का जो है, जो भी इन सब का जो गलती है वो सब किसके ऊपर डाली गई है, कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर अगर सामान खरीद रहा है तो कंज्यूमर को ध्यान देना चाहिए, कंज्यूमर को इंग्रेडिएंट्स चेक करके, प्रॉपर पैकेजिंग चेक करके, सब कुछ चेक करके सामान लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट चेक करके सामान लेना चाहिए, है ना। कोई गलती नहीं करनी चाहिए, किसने, कंज्यूमर ने। कंज्यूमर तो इंसान नहीं है ना, कंज्यूमर तो इंसान नहीं है, कंज्यूमर को गलती नहीं करनी चाहिए, तुम तो गलती कर सकते हो। It took many years for the organization in India and around the world to create awareness amongst the people. This has also shifted the responsibilities of the ensuring quality of goods and services of the sellers। अब ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंज्यूमर को आज तक नहीं पता, एक नॉर्मल कंज्यूमर को आज तक उसके राइट्स पता ही नहीं है,
कि कंज्यूमर का क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास जो वो कर सकते हैं, और क्या क्या उनके पास लॉज हैं, क्या क्या पावर्स है उनके हाथों में कि वो एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट एनी कंपनी अगर वो कोई कंपनी का गलत कर रही है तो। In India, the consumer movements of a social force originated in the necessity of protecting and promoting the interests of the consumers against the ethical and unfair trade practices, rampant, rampant food storages, hoardings, black marketings, adulteration of foods, and edible oil gave birth to the consumer movements in the organized forms in 1960. कब देखो, कब वो देखो, कब की बात है ये? 1960 की, 1960 की बात है ये। टिल 1970 consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. They formed consumer groups to look into the malpractices in the ration shops and overcrowding in the road passenger transports. More recently, India witnessed an upsurge in the number of consumer groups. Because of all the pressures, the movement succeeds in the bringing pressure on the business firms as well as government to correct business conduct which may be unfair and against the interest of the consumers at large. The major steps taken in 1986 by the Indian government was the enactment of the Consumer Protection Act 1986, known as COPRA. ठीक है, COPRA. You will learn more about the COPRA later. COPRA मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में यहाँ पे बात करेगी। अब देखो इस पूरे के पूरे पेज में क्या बताया गया ना, इसका एक समरी दे देता हूँ तुम लोगों को, बिकॉज इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं थी। अब यहाँ पे कंज्यूमर्स ने ना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द जो बिजनेसेस थे उनके अगेंस्ट, जो बिजनेसेस थे उनके अगेंस्ट, जो बिजनेसेस गलत कर रहे थे उन लोगों के साथ, उन बिजनेस के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है, कंज्यूमर के साथ अनफेयर हो रहा है, कंज्यूमर्स को गलत प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं एंड गलत दामों पे बेचे जा रहे हैं, या फिर गलत इंग्रेडिएंट्स के साथ बेचे जा रहे हैं, या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ बेचे जा रहे हैं, गलत मार्केटिंग के साथ बेचे जा रहे हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को उनको बेचा जा रहा है। अब तुमने देखा होगा जो यहाँ पे ऐड आती है ना, मार्केटिंग ऐड आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है अबाउट द जुबान केसरी, तो जुबान केसरी की जो ऐड आती है वो गलत चीज़ है, हम सब जानते हैं गलत चीज़ है, लेकिन उसको मार्केटिंग किस तरह से की गई है, उसको मार्केटिंग किया गया अबाउट द इलायची कि वो इलायची है ना, वो इलायची है, उसको उस तरह से मार्केटिंग करा गया, लेकिन उसके अंदर टबैको है, एक्चुअल में तो उसके अंदर टबैको है और हम सब जानते हैं, राइट, लेकिन उसको मार्केटिंग इस तरह से करा गया है कि लोग उसको खाते हैं, ठीक है, उसको टबैको ना समझ के उसको खाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में है तो टबैको ही, जो कि हाँ जानलेवा है हमारे लिए, गलत चीज़ है। तो इन फॉल प्रैक्टिसेस एंड इन गलत एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए बिफोर 1960 और 1960 में आकर के कुछ चीज़ें हुई। यहाँ पे देखो बोला गया है कि 1960 में आकर के बहुत सारी चीज़ें हुई, बिकॉज 1960 के पहले ना कुछ ऐसी चीज़ों का जन्म हुआ जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल थे हमारे मार्केट के लिए। क्या क्या चीज़ें थी देखो, सबसे पहली चीज़ तो होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, जो ब्लैक मार्केटिंग किया करते थे, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, राइट, एडिबल ऑयल, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना मार्केट में आ गई। एडिबल ऑयल मतलब पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जो गलत चीज़ें होती हैं वो मार्केट में आ गई। अब इस सीजन से क्या हुआ 1960 तक, ठीक है, यहाँ पे जो है कंज्यूमर मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज हो गया 1960 में, और टिल 1970 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर लार्जली एंगेज इन writing articles and holding exhibitions. They form consumer groups to look into the malpractices in ration shops. तो यहाँ पे जो है ना कंज्यूमर फोरम्स बन गई, ठीक है, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, मतलब कंज्यूमर ने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन बना लिए 1970 तक, ताकि वो इन सारे मैल प्रैक्टिसेस एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी अनफेयर होता था उसके अगेंस्ट जो है एक्शंस ले सके, ठीक है। तो वो चेक करते थे अबाउट रेशन शॉप्स में जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उसमें ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर रोड्स। मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। तो कंज्यूमर ही जो होते हैं ना वो अपने ग्रुप्स एंड अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते थे, राइट। तो ये बना था कब की बात है, ये 1970 की बात है। अब इसके बाद क्या हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने के बाद बिजनेसेस ने एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है ध्यान देना स्टार्ट करा, है ना, इस टॉपिक पे ध्यान देना स्टार्ट करा, एंड फाइनली इन 1986 एक एक्ट जो है लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग ने प्यार से नाम दिया है कोपरा। क्या नाम दिया, कोपरा। इसको प्यार से नाम दिया गया कोपरा, शॉर्ट फॉर्म दिया गया इसको, जो कि है कोपरा नाम दिया गया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकाला गया 1986। इसको ध्यान रखना 1986 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ऐसे ऑफिसेज बनने लग गए, फिर कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर हेड ऑफिस,
ठीक है, कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर, जहाँ पे कंज्यूमर जाकर के अपने कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर राइट्स, बेसिकली अभी हम लोग आ चुके हैं कंज्यूमर राइट्स वाले टॉपिक के ऊपर। तो अब हम लोग यहाँ पे इसमें पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स मिलते हैं। ठीक है, सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट, सेफ्टी सबका राइट है। अब कंज्यूमर्स को सेफ्टी ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे ऐसे चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, ऐसे अडल्ट्रेशन किया जाता है फूड्स के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग होती है ना, गलत चीज़ें यूज़ की जाती है, एडिबल ऑयल्स का इस्तेमाल होता है। तो इस रीज़न से जो है ना सेफ्टी तो है नहीं कंज्यूमर के पास, तो सेफ्टी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब रेजी सफरिंग, ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को तुम लोग पढ़ लेना, तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी इसमें। इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें है ना, यहाँ पे एक लाइव जो है केस स्टडी दी हुई है, तो तुम कह सकते हो। Rage suffering shows how a hospital, due to negligence by the doctors and staffs, is given anesthesia, crippled a students for life. While using many goods and services, we as the consumers have the rights to protected against the marketing of the goods and delivery of the services that are hazardous to life and property. Producers needs to strictly follow the required safety rules and the regulations. There are many goods and services and that we purchase and from regular market, है ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये तो भाई बकवास है यार, बहुत बकवास लिखा हुआ है यहाँ पे, बकवास लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हम लोग इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं ना, वो आज के पहले जो 1986 था उसके पहले तो थी ही नहीं इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने के लिए। लेकिन अब जो है यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे जो है कंपलसरी कर दिया गया है फॉर मैनी कंपनीज के, यहाँ पे जो है इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो कंज्यूमर के पास, गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर के पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। When you buy any commodity, you will find certain details given on the packaging. कुछ डिटेल होती है, सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं होती, एमआरपी भी दी होती है ना, कहाँ से बना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, उनका हेड ऑफिस क्या है, also जो है उसका FSSAI अप्रूव्ड है या नहीं वो भी दिया होता है। दिस डिटेल्स आर अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मार्केट्स, बैच प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, व्हेन वी बाय मेडिसिन ऑन द पैकेट्स यू माइट फाइंड डायरेक्शंस फॉर प्रॉपर यूज and the information related to side effects and risks associated with the usage of the medicines. When you buy garments, you will find information and instructions for the washing. तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए कि जब भी तुम मेडिसिन खरीदते हो तो तुम उसको सबसे पहले क्या देते हो, इंग्रेडिएंट्स तो नहीं देख पाओगे तो मेडिसिन की, तुम लोग देते हो डायरेक्शन फॉर द प्रॉपर यूज़, कि तुम्हें उस मेडिसिन को यूज़ कब करना है ना, कितने बार खाना है, 2 बार खाना है, 3 बार खाना है इन द डे, है ना, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, है ना, प्रॉपर डोसेज क्या होना चाहिए उसके बाद, है ना। और जब तुम कोई भी कपड़े खरीदते हो, गारमेंट्स खरीदते हो, तो उसके ऊपर जो है तुम मेनली लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि उसको वॉश कैसे करना है, उस हर एक जो क्लॉथ होता है उसको अलग तरीके से वॉश करना पड़ता है। Why is that rules have been made so that manufacturers displays these informations? अब ये रूल्स बने गए हैं इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को। इट इज़ कॉल्ड, तो कौन सा रूल बनाया गया, इसको बनाया गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, हाँ रुक जाओ, जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इस रूल का नाम क्या है, इस रूल का नाम है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म मतलब इन्फॉर्म किसको, कंज्यूमर को, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हम लोग इन्फॉर्म्ड, हम लोग, हमारे लिए राइट बनाया गया, हमारे को राइट है कि हम लोगों को चीज़ें जो है हमको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हमारे पास वो राइट है ना, अबाउट द पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज व्हाट दे परचेज। कंज्यूमर्स कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर द कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ द प्रोडक्ट प्रूव्स दैट टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैनर। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, है ना, जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं बट उस हिसाब से ना निकला, तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो कंप्लेंट कर सके और अपना जो कंपनसेशन, और कंपनसेशन मतलब रिफंड, जो रिफंड है उसको ले सके, वो रिफंड ले सके, राइट, रिफंड ले सके, बिल्कुल उनके पास राइट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी बाय a product and find it defective well within the expiry periods, we can ask for the replacement। सबसे बेसिक एग्जांपल है अमेजोन। अगर आप अमेजोन से कोई भी सामान मंगा रहे हो, है ना, अगर आपको वो सामान है, गुड्स एंड सर्विसेज अगर मंगा रहे हो फ्रॉम अमेजोन, और अगर वो एक्सपायर्ड निकल जाए, आपके पास प्रोडक्ट पहुँचे, है ना, आपको मोबाइल पे डिस्प्ले हो रहा हो कि वो एक्सपायर्ड नहीं था, है ना, उसकी एक्सपायरी और है ना, नेक्स्ट ईयर तक है, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, उसका प्रोडक्ट लेगा वो एक्सपायर्ड है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसको रिटर्न करके रिफंड ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आपके पास राइट है। तो वही कहा गया कि आपके पास राइट है, तो ये क्या है, राइट टू इन्फॉर्म्ड, इसको कहते हैं हम लोग राइट टू इन्फॉर्म। नोट्स में अच्छे से लिख लेना कौन से राइट्स हैं, तब लोग अपने राइट्स पढ़ना है तो पहले राइट लिख लेना, राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो अभी हम लोग राइट्स पढ़ रहे हैं, तो इस रीजन से पहले तो लिख लेना कि व्हाट आर द राइट्स, तो ऐसे नोट्स में लिख देना राइट्स, राइट्स टू द कंज्यूमर राइट्स, उसके में पहला पॉइंट लिख देना तुम लोग, है ना, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। If the expiry period was not printed, the manufacturers would blame the shopkeeper and will not accept the responsibility. And if the people sell many medicines that are expired
serves actions can be taken against them. Similarly, one can protest and complain if someone sells in goods and services more than a printed price. अगर MRP से ज़्यादा, अगर MRP समझो 20 रुपये, लेकिन अगर वो सेलर आपको जो है 40 रुपये में बेच रहा है तो आप नहीं खरीद सकते, है ना। MRP के हिसाब से नहीं है तो आप नहीं खरीदना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं खरीद सकते। MRP क्या होती है? MRP बेसिकली जो है ना, MRP एक अमाउंट होती है, स्पेसिफिक अमाउंट, जिस प्राइस पे वो मैक्सिमम अमाउंट लिखी होती है कि उस मैक्सिमम अमाउंट तक ये प्रोडक्ट बिक सकता है। जैसे कि अगर कोई चिप्स का पैकेट है, चिप्स पैकेट पे MRP लिखी हुई है ₹10, तो अब सेलर जो होता है ना, सेलर वो उसको 10 रुपये का 10 रुपये तक बेच सकता है। मतलब वो उसको 8 रुपये में भी बेच सकता है, वो उसको 7 रुपये में भी बेच सकता है, वो उसको 6 रुपये में भी बेच सकता है, लेकिन वो 10 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेच सकता उसको, बिल्कुल नहीं बेच सकता। अगर अभी आपको विश्वास नहीं होता, आप अमेज़ोन से कोई सामान मंगवा लो, अमेज़ोन की सेल में आप कोई सामान मंगा लो, तो अगर आप अमेज़ोन से कोई सामान मंगाते हो और उसका MRP चेक करते हो तो उसका MRP जो है ना वो हमेशा ज़्यादा होगा, उसका MRP ज़्यादा होगा। आपकी जो एक्चुअल प्राइस होगा ना, जिस प्राइस पे आपने उसको मंगाया होगा, उससे ज़्यादा तो MRP होगा, वो गारंटीड है। ऐसा ही होगा, देख लेना, आपको मंगा के देख लेना। जब भी आप मंगा दो सामान तो उसकी जो MRP होगी ना, उस प्रोडक्ट की MRP, उस प्रोडक्ट पे जो MRP लिखी होगी ना, वो MRP जो है आपकी प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने मंगाया ना, उससे ज़्यादा ही होती है, उससे कम नहीं होती, है ना। उससे कम होगी ही नहीं, या तो उस MRP की प्राइस कितनी होगी या ना उससे कम ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली, ठीक है। इफ़ समन सेल्स द गुड्स मोर देन द प्रिंटेड प्राइस, तो उसको MRP के हिसाब से बेचना पड़ता है। तो ये बात बोली गई यहाँ पे। सिमिलरली उसके अलावा और कुछ नहीं बोला गया यार। क्या हो गया इसको? हाँ, फ़ोन के लग चुके मैं। इन रिसेंट टाइम्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू द cover various services provided by the government. In October 2005, the government of India enacted a law popularly known as RTI, Right to Information Act, which ensures its citizens. In the recent times, the rights to the information has been expanded to the cover various services provided by the government, है ना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन आती है, देखो मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट लाइन बता देता हूँ, बता दूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। उन इंपॉर्टेंट लाइन्स को मार्क कर लेना। इन October 2005, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटैक्टेड अ लॉ, उन्होंने इंटैक्टेड का मतलब निकाला, उन्होंने एक लॉ निकाला, राइट, पॉपुलरली नोन एज RTI। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI का मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI का मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट विच एंश्योर्स it's all citizens, all the informations about the citizens के पास all the informations है about the functions of government departments. The effects of RTI can be understood from the following cases. अब RTI एक नया लॉ निकाला गया, एक नया लॉ इम्प्लीमेंट किया गया। कब निकाला गया? 2005 में। अब रिसेंटली बात है, रिसेंट की बात भी नहीं है, मतलब 20 साल पहले की बात है। तो 2005 में, ठीक है, 2005 में मतलब 17 साल पहले, ठीक है, 17 ईयर्स पहले, 19 साल पहले, आई एम सॉरी, ये मेरा कैलकुलेशन खराब है। 19 साल पहले एक लॉ निकाला गया जिसको कहते हैं हम लोग 2005 में निकाला गया, ठीक है, 2005 में एक लॉ निकाला गया जिसको हम लोग कहते हैं RTI, विच इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमसे क्या कहता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन हमसे कहता है कि विच इंश्योर्स दैट द सिटीजन्स ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन, सिटीजन्स ऑल इन्फॉर्मेशन कि इंश्योर्स इट्स सिटीजन, कि सिटीजन्स के पास जो हम लोग हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शंस के बारे में, कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्या लॉ निकाल रही है, क्या चीज़ें कर रही है, क्या लॉ इंप्लीमेंट कर रही है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ फंड रेज हो रहा है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है, वो फंक्शंस जो है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, वो सारी चीज़ें जो है हमारे सिटीजन्स को बताना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने लॉ निकाला जिसका नाम था RTI, ठीक है। अब इस लॉ के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं पे व्हेन चॉइस इज डिनाइड, ठीक है। यहाँ पे एक और रिफंड के बारे में एक बहुत बढ़िया केस स्टडी की हुई है। मैं तुम लोगों को केस स्टडी अक्सर पढ़ाता नहीं हूँ चैप्टर्स में, सॉरी लेक्चर्स में, बिकॉज केस स्टडीज जो होती है ना वो बहुत आसान होती है, तुम पढ़ोगे तो कुछ से समझ जाओगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अदर राइट, है ना। अब हम पढ़ रहे थे कि राइट्स निकाले, तो पहला हमने राइट क्या पढ़ा? हमने पहला पढ़ा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हमने पहला पढ़ा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट पढ़ने वाले राइट टू चूज़, है ना। हमारे पास राइट है कि हम लोगों को जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, अब मैं तुमको समझाऊँ, देखो जैसे ये सामान है, इसको तो नहीं देख सकते, जैसे कोई भी पेन है, तो इस पेन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? राइट टू इन्फॉर्मेशन में, राइट टू इन्फॉर्म में, कि इस पेन में
जो इंक बनी गई है, जो कवर बना है ना, जो रबड़ लगा है, ग्रिप लगी है, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इसका मतलब है राइट टू बी इन्फॉर्म। जो मैन्युफैक्चरर है उसको हमें इस पूरे पेन की इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि ये पेन कितनी MRP का है, कहाँ बना है, कौन सी कंपनी का है ना, कौन सी इंक इसमें यूज़ करी गई है ना, बॉल पेन है, जेल पेन है, इन सारे इन्फॉर्मेशन को हमारे पास होना चाहिए कंज्यूमर के पास। इसका मतलब कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म। अब एक नेक्स्ट एक्ट या फिर जो कह सकते हैं एक नेक्स्ट राइट जो है कंज्यूमर्स के लिए निकाला गया था, उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट में है ना, जो हमारा निकाला गया था कौन सा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में निकाला था ना गवर्नमेंट ने। उस एक्ट के अंदर सारे राइट्स लिखे हुए हैं। तो पहला राइट था, हमने पढ़ लिया, राइट टू बी इन्फॉर्म। अब पढ़ेंगे राइट टू बी चूज़। राइट टू बी चूज़ का मतलब ये है कि सपोज करो आप सब्जी मंडी जा रहे हो, है ना। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया है। देखो, अगर आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, मार्केट जा रहे हो, अब आपके पास 4 सब्जी वाले हैं, सब्जी मंडी जा रहे हैं, आपकी मार्केट सब्जी मंडी गई है, उनके पास 4 ऑप्शन हैं, है ना, 4 ऑप्शन हैं, 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 ऑप्शन हैं। अब सपोज करो उन्हें लेने हैं टमाटोज लेने हैं 1 किलो, 1 किलो टमाटर लेना है। 1 किलो टमाटर लेने के लिए जो पहला दुकान वाला है वो 1 किलो टमाटर दे रहा है 40 रुपये के, दूसरा जो है वो भी 40 रुपये से दे रहा है, तीसरा जो है ना वो 35 रुपीज़ से दे रहा है, और जो चौथा है वो 50 रुपये से दे रहा है। तो अब बताओ कि अब इन चारों दुकान वालों में से, है ना, अब क्या ये चारों दुकान वालों में से वो आपकी मम्मी को बोलेंगे, ठीक है, आपकी मम्मी जा रही है, ठीक है, तो क्या वो चारों दुकान वालों में से ये 1, 2, 3, 4 दुकान वाले जिनके पास टमाटो है, जिसके पास टमाटर है, आपकी मम्मी को टमाटर खरीदने हैं। अब के दुकान वाला, जैसे सपोज करो 14 दुकान वाला, 4th दुकान वाला उठ के बोलेगा कि आपको मेरे से ही सामान खरीदना होगा, मैं ही सामान बेचूँगा, है ना, आपको मेरे से सामान खरीदना होगा, आप कहीं और से सामान नहीं खरीद सकते। क्या ये उस दुकान वाले की मर्ज़ी है या फिर आपकी मम्मी की मर्ज़ी है? क्या ये उस दुकान वाले की मर्ज़ी है कि उसको ये जो सामान है वो आपकी मम्मी को ही बेचना है, कि आपकी मम्मी को ये सामान जो है, टमाटे जो है, वो आप उसकी दुकान से खरीदने होंगे? क्या ये जो सेलर है उसकी चॉइस है? नहीं, ये किसकी चॉइस है? ये आपकी मम्मी की चॉइस है, राइट? ये आपकी चॉइस है, ये आपकी मम्मी की चॉइस है कि उनको इन चारों दुकान वालों में से, इन चारों के पास टमाटर है, इन चारों के पास टमाटर है, तो इन चारों में से किसके पास लेना है? फर्स्ट के पास से, सेकंड के पास से, थर्ड के पास या फोर्थ के पास से? अब किसके पास से लेना है तो उनकी मर्जी है, राइट? अब तो कोई ऐसा सेलर उठ के नहीं बोल सकता ना कि भाई मेरे पास से लेना होगा, मेरे पास से ही लेना होगा और किसी से नहीं ले सकते आप, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट टू चूज़। ये कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो किसी भी दुकान से चूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ये उनकी मर्जी है, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता, है ना। जैसे हमने देखा यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, ये चारों दुकानों में से कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको मेरी ही दुकान से खरीदना होगा, है ना। या फिर ये नहीं बोल सकता कि आपको टमाटर खरीदे, नहीं, आपको बटाटे ही खरीदने पड़ेंगे, आपको पोटैटोज ही खरीदने पड़ेंगे, है ना। ऐसे उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये जो है, ये चॉइस होती है कंज्यूमर की, राइट। होप आपको समझ में आ गया होगा। What do you understand from this incident? Any consumer who receives services in whatever capacity, regardless of age, gender, and nature of services, has the right to choose whether to continue to receive the services. ये उनकी राइट है, ये हमारे कंज्यूमर्स की राइट है। अब यहाँ पे तुमको एक अलग एग्जांपल दिया गया है, ऊपर रिफंड वाला एक केस स्टडी दी हुई है, तो केस स्टडी तुम पढ़ लेना यार, ठीक है, वरना फोकट का हमारा लेक्चर जो है 1 से 2 घंटे का पहुँच जाएगा। Suppose you want to buy toothpaste and the shop owner says that she can sell the toothpaste only if you buy a toothbrush. अगर आप दुकान में गए, है ना, आपने बोला कि हमें एक टूथपेस्ट ला के दो, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, टूथपेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसके साथ एक टूथब्रश खरीदना पड़ेगा। जब आप एक टूथब्रश खरीदोगे ना तो आपको उसके साथ टूथपेस्ट मिलेगा। क्या फ्री मिलेगा? नहीं, लेकिन आपको उसी के साथ खरीदना होगा। तो ये क्या आप कर सकता है कोई दुकान वाला? नहीं, ये दुकान वाला कोई नहीं कर सकता, है ना। ये कम्प्लीटली कंज्यूमर की चॉइस है ना। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द ब्रश, योर राइट टू चॉइस इज डिनाइड। Similarly, sometimes gas supply dealers insist you to have to buy their stoves from them when you take a new connections. In this way, many a times you are forced to buy things that you may not wish to, and you are left with no choice. ठीक है, आपको ज़बरदस्ती खरीदना पड़ता है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको खरीदना पड़ेगा, तो आपको खरीदना ही पड़ता है।
लेकिन क्या ये सही है या क्या गलत है, आओ पढ़ते हैं। अब आपको जस्टिस के लिए कहाँ जाना है? अगर आपके साथ ऐसे गलत चीज़ें हो रही है, जैसे आपके साथ गलत हो रहा है ना, अगर आपको टूथपेस्ट खरीदनी है, आपको तो टूथपेस्ट खरीदनी थी, लेकिन आपको टूथब्रश भी खरीदना पड़ गया ना उसके चक्कर में, तो ये तो आपके साथ गलत हुआ है। तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो जस्टिस के लिए। रीड अगेन द केसेस ऑफ रेजी मैथ्यू जो केस था, और अभी रमी वाला एक केस है, और एक केस है आपका राजीव मैथ्यू जो हमने वो पढ़ देखा था। गिवन अर्ली इन द चैप्टर, these are many examples in which consumers have denied their rights. Such instances occur quite often in our country. Where should these consumers go to get the justice? Consumers has the right to seek redressal. अब आ गया तीसरा राइट, देखो तीसरा राइट आ चुका है, तो नोट्स में लिख लो तीसरा राइट है। क्या राइट है? राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब क्या है? जो भी तुम्हें सब गलत हो रहा है ना, उसके तुम एक्शन ले सकते हो। सिंपल। अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड्स, प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशंस, केस कर सकते हो या फिर एक्शन ले सकते हो। केस लेना है फिर एक्शन लेना। इफ एनी डैमेज इज डन टू द कंज्यूमर्स, शी हैज द राइट्स टू गेट कंपनसेशन। शी और ही हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द डैमेज। देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड एनी ईजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाय विच इट कैन बी डन। द कंज्यूमर्स कैन फाइल अ कंप्लेंट। आप कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकते हो? बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम्स, है ना, जो कंज्यूमर फोरम्स बनते हैं, जो हमने ऊपर देखा ना पिक्चर में कि कंज्यूमर हेड ऑफिस थे, कंज्यूमर फोरम के ऑफिस थे, तो ऐसे ऑफिस बनते हैं जहाँ पे जा कर के तुम इजीली जो है जस्टिस के लिए तुम कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। तुम कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, राइट? ठीक है, चलो वो भी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। You might be interested in knowing how an aggrieved person get his or her compensation. Let us take an case of प्रकाश। अब एक प्रकाश का केस ले लिया, एक और केस स्टडी आ गई यहाँ पे, प्रकाश का केस ले लिया। तो ये प्रकाश का केस देखना, तुम लोग को ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है यार प्रकाश वाला, पूरी स्टोरी समझा रखी है आप लोगों को। द कंज्यूमर मूवमेंट्स इन इंडिया हैज लीड्स टू इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस locally known as consumer forums or consumer protection council. They guide consumers on how to file cases in consumer disputes redressal commission. consumer कहाँ पे? consumer disputes redressal commission में कौन बताता है आप लोग? कंज्यूमर फोरम्स बताते हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में जाकर के आप लोग किस तरह से जो है यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और मेनी ओकेशंस दे आल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन देयर कमीशंस। दिस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो रिसीव्स फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। अब उन लोगों को जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब जो है पैसा मिलता है, इस काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। इफ़ यू लिविंग इन अ रेसिडेंशियल कॉलोनी यू माइट हैव नोटिस्ड बोर्ड्स ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, बोर्ड्स ऑफ रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन क्या बोला गया यहाँ पे? बोर्ड्स ऑफ रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। इफ देयर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीटेड आउट टू देयर मेंबर्स दे टेक अप एक्शंस केस ऑन देयर बिहाफ। मतलब यहाँ पे जो है ना, जो आपने बड़े रेसिडेंस दिखे हैं वहाँ पे होते हैं क्या? बोर्ड्स ऑफ रेसिडेंस, या कह सकते हो वेलफेयर एसोसिएशंस। बोर्ड्स ऑफ रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस, BRWA, ब्रोवी अब इसमें छोड़ दो, जान दो इसको। ठीक है, बोर्ड्स ऑफ रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस, ये कुछ एसोसिएशंस होते हैं जो कि रेसिडेंस में अवेलेबल होते हैं। अगर किसी कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है तो वहाँ पे जो है वो उनके बिहाफ पे केस रजिस्टर करते हैं एंड उनके बिहाफ पे उनको राइट देते हैं। मतलब कंज्यूमर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारे काम करेंगे, ये लोग सारे काम करेंगे। अंडर कोपरा का मतलब था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अ 3-tier cohesive judicial machinery in the districts, state and national levels was set up for the redressal of consumers disputes. अब कंज्यूमर्स से अनफेयर हो रहा है उसके लिए जो स्टेट, नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट पे तीनों जगहों पे एक एक फोरम बिठाई गई थी, है ना, ताकि रिड्रेसल्स जो है कंज्यूमर्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करा जाए, उनके एक्शन, उसके जो चीज़ें उनके साथ हो रही है गलत उनको सॉल्व करा जाए, उनके लिए एक्शंस ले जाए, उनके लिए हम लोग जस्टिस, समझ रहे हो? हाँ, द डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे तीनों के नाम दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट,
Consumer Disputes Redressal Commissions deal with the cases involving claim up to 1 crore. The State Consumer Disputes Redressal Commissions, called as state commissions, between 1 crore and 10 crores, and the national level commissions deals the cases of existing 10 crores. If a case is dismissed in a district level commission, a consumers can also appeal in the states and then in the national level. देखो अब इस पूरे पैराग्राफ को छोटे से मतलब मैं बहुत समझा रहा हूँ। 3 लेवल ऑफ कमीशंस डिस्प्ले करी गई कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स को ध्यान में रखते हुए। 3 लेवल्स थी, तीनों लेवल्स ऑफ जुडिक्शन, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ कमीशंस बनाई गई। किसने? गवर्नमेंट ने बनाई। अब उसमें क्या हुआ? नेशनल कमीशन बनाई गई, एक स्टेट कमीशन बनाई गई और एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाई गई। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो लोग जा सकते हैं, वो कंज्यूमर जा सकते हैं जिनके जो केसेस हैं वो 1 करोड़ तक के हैं, मतलब जिनकी जो केस हैं वो इन्वॉल्विंग अप टू ₹1 करोड़। जिनके केस जो है वो 1 करोड़ तक करे, है ना। अगर 10-20 रुपये के ना तो वो उनके लिए कुछ नहीं होता भाई, हाँ। जो 1 करोड़ तक के केसेस है ना, मतलब उनके लिए भी होता है ना। अगर आपके 0 से लेकर के 1 करोड़ तक कोई केस है आपका, है ना, और उस केस को आपको सॉल्व करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे। लेकिन अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का है लेकिन 10 करोड़ से कम का है तो आपको जाना पड़ेगा स्टेट कमीशन के पास, है ना। और अगर आपका जो केस है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपके, 10 करोड़ से ज़्यादा का केस है आपका, तो इसके लिए आप लोगों को नेशनल कमीशन के पास जाना पड़ता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा रहे हो, सपोज आपका केस जो है वो 2 लाख का था और आप गए डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, बिकॉज 1 करोड़ तक का जा सकते हैं। 2 लाख पे आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जा रहे हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपका जो है केस सॉल्व नहीं हुआ, तो आप उसके बाद स्टेट लेवल में आ सकते हो। स्टेट कमीशन कैसे आ सकते हो? स्टेट कमीशन में भी नहीं होता है तो नेशनल कमीशन में आ सकते हो, वहाँ तो 100% सॉल्व होगा। वहाँ भी नहीं होता तो भाड़ में जाओ, सिंपल। द एक्ट हैज अनेबल्ड अस कंज्यूमर्स टू हैव द राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। यहाँ पे एक और राइट की बात करी गई, एक और राइट। कौन सा राइट है? राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिप्रेजेंट। आ जाओ। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है? तुम्हें सारे राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे किसी कंज्यूमर्स को, मैक्सिमम कंज्यूमर्स को पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या है ना, कि उनके पास कौन से राइट्स हैं। उनके साथ गलत हो जाता है वो चुपचाप बैठ जाते हैं, अनफेयर होता है उनके पास, अनफेयर होता है वो चुपचाप बैठ जाते हैं, वो कोई एक्शन नहीं देते, वही कुछ भी नहीं करते, जबकि उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। इफ़ वी हैज़ कंज्यूमर्स बिकम्स कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स while purchasing various goods and services, we will be able to distinguish into informed choices. Cause for acquiring knowledge and skills to become a well informed consumers. How do you become a conscious of our rights? अब तुम्हें राइट्स में पता कैसे चलेगा? Look at the poster on the right and in the previous page. What do you think? ठीक है, ये देखो, ये जागो ग्राहक जागो, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स निकाले जाते हैं ताकि तुम्हारे राइट्स के बारे में तुम्हें बताया जा सके। जागो ग्राहक जागो, है ना, वेकअप कंज्यूमर वेकअप। द इंटेंचमेंट ऑफ कोपरा हैज लीड्स टू सेटलिंग अप ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। द पोस्टर दैट हैज बीन सीन ऑन वन एग्जांपल्स which governments spread information about the legal process which people can use. You might also seeing such advertisements on the television channels. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में, मार्केटिंग के थ्रू जो है गवर्नमेंट हमको बताती है। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट्स फॉरवर्ड, कंज्यूमर मूवमेंट्स को आगे बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक जो है उनके राइट्स के बारे में पहुँचाओ। इंडिया हैज़ नाउ ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 December as a National Commission Consumers Day। कब? 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर, नाम याद रखना, नाम याद रखना, क्या है? 24 दिसंबर, क्या है? 24 दिसंबर एज ए नेशनल कमिश्नर डे, कंज्यूमर डे। कंज्यूमर, कमिश्नर नहीं, कंज्यूमर। It was on this day that the Indian Parliament enacted to the Consumer Protection Act in 1986. India is one of the countries that has exclusive authority for consumer redressal। तो इंडिया के पास कंज्यूमर रिड्रेसल में बहुत बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ना, अच्छी एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है जो कि हेल्प करती है कंज्यूमर्स को। इंडिया का अच्छी खासी लार्ज अथॉरिटी है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ बीन सम प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स and their activities. There are today more than 2,000 consumers groups in the country, which is only about 50-60 are well organized and recognized for their works.
50 या 60 ही कंज्यूमर फोरम्स होंगी, है ना। बाकी हमारे कंट्री में 2000 से ज़्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, राइट। हाउएवर द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग कम्बरसम, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब कंज्यूमर रिड्रेसल में जा रहे हो, तुम लोग कंज्यूमर फाइल करने जा रहे हो, अपनी कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हो, तो हम लोग को कुछ पैसे देने पड़ते होंगे, कुछ फेयर देना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और कुछ वक्त के लिए रुकना भी पड़ता है। तब तक वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना। अपने जो भी अपनी प्रॉब्लम, जो भी अपना इशू है उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए वक्त जाता है। तो उसको क्या कहा गया है यहाँ पे कि एक्सपेंसिव भी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है, एंड कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स। अब इसमें लॉयर्स को भी लाना पड़ता है, बिकॉज कोर्ट का काम है, केस का काम है, तो लॉयर्स को तो बीच में आना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे तुम लोगों वालों से। दिस केस इज रिक्वायर्ड टाइम फॉर फिलिंग एंड अटेंडिंग द कमीशन प्रोसीडिंग्स। इन मोस्ट केसेस कैश मेमोज आर नॉट इशूड, हेंस एविडेंस इज नॉट ईजी टू गैदर। देखिए जो कैश रिसीप्ट होती हैं, क्या होती हैं, कैश रिसीप्ट होती हैं, कैश रिसीप्ट होती हैं, उसके बारे में बताया गया यहाँ पे कैश मेमोज को लेकर। नॉट इजी टू गैदर, मोरओवर मोस्ट परचेसेस इन द मार्केट्स आर स्मॉल रिटेल सेल्स। द कोपरा वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2019। कोपरा जो है कब बना था, 2019 में बना था। अमेंडेड मतलब उसको अमेंडेड का मतलब होता है चेंजेस, कोपरा में जो है कुछ चेंजेस करे गए 2019 में। कब बना था कोपरा, 1986 में, 1986 में कोपरा बना था, 1986 में कोपरा बना था। एंड देन 2019 में उसमें चेंजेस करे गए, उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई, उसमें चेंजेस करे गए फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग कंज्यूमर्स इन इंडिया। बाइंग थ्रू इंटरनेट इज नाउ इंक्लूडेड if there is any services deficiency or defect products. Service product or manufacturer is also held responsible and would be penalized or even imprisoned. Settlements of the disputes with the help of a neutral intermediary outside the consumer disputes redressal commissions called mediator is now encouraged in all the 3 tiers consumer protections. After more than 30 years of the engagement of the COBRA, consumer awareness in India is spreading but slowly. Besides this enforcement of law that protect workers, especially in the unorganized sectors, is weak. Similarly, rules and regulations for working of market are oftenly not followed. तो पढ़ दोगे समझ में आएगा. Nevertheless, there is a scope. There is a scope of consumers to release their roles and importance. It is oftenly realize their roles and importance. It is oftenly said that in consumer movements can be effective only with the consumers' active involvement. It requires a voluntary efforts and struggle involving the participation of one and all. मतलब सभी consumers को, all consumers को साथ में आना पड़ेगा, है ना। साथ में जो है सारे राइट्स के बात पता करना पड़ेगा, एंड अगर साथ में रहेंगे सारे कंज्यूमर्स, है ना, और अपने रोल्स को रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तब गवर्नमेंट उनकी अच्छी खासी हेल्प कर सकती है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। हमने चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म कर लिया है, बहुत कम एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों को, क्योंकि इस चैप्टर से 4 से 5 मार्क का सवाल बनता है और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तुम खुद भी पढ़ लोगे ना, तुम एक बार तुम्हें समझ में आएगा चैप्टर। इस हिसाब से मैंने चैप्टर को थोड़ा सा जो है रिलीज़ करा और 40 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करी है, और जल्दी चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करी मैंने। और मैंने ये सोचा कि हम लोग इस चैप्टर को जल्दी खत्म कर दें तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे होगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतना कुछ खास दिया नहीं गया है, कि कुछ खास चीज़ें बताई नहीं गई जिसको तुम लोग को याद करना पड़े। इस चैप्टर में सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें, तुम एक बार उसको रीड कर लोगे ना और खुद से एक बार पढ़ने की ट्राई करोगे या फिर खुद से याद करने की ट्राई करोगे तो चैप्टर आराम से हो जाएगा, बिलीव मी। और बहुत छोटे चैप्टर है, 4 से 5 मार्क का तुम्हारे लिए मैक्सिमम इसमें से आएगा, उससे ज़्यादा तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाला इस चैप्टर के अंदर से, है ना। और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर को खत्म कर दिया। दी एंड कर दो भैया, दी एंड कर दो, दी एंड कर दिया इस चैप्टर को। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर खत्म कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन से बताएंगे, और कुछ हम लोग को और वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी है, वो भी रिकॉर्ड करके आप लोग के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और बोर्ड मचाना है हम लोगों को, तो स्टार्ट, चलो खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा।